हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही थी हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़, जिसमें मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ प्राचीन इतिहास को। और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सीरीज़ है आप सबके लिए। आप किसी भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें हिस्ट्री तो मस्ट है ही। ठीक है, तो बस आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। देखिए, पार्ट 1 में मैंने आपको मध्य एशिया से संपर्क और उनके परिणाम के बारे में बताया था कि किस तरह मौर्यों का जब पतन हो गया तो उसके बाद कौन कौन जो राज्य हैं जिन्होंने इनका स्थान लिया। तो शुंग वंश के बारे में बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया था। अग्निमित्र के बारे में बताया था। कर्ण वंश जो है पढ़ा था हमने पार्ट 1 में। हिंद यूनानी पार्ट 2 में हमने करा शकों के बारे में, जिसमें रुद्र दामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है जो आपके गुजरात में है, गिरनार पर्वत पर ये प्राप्त हुआ। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पार्ट 2 आप सबके लिए। तो प्लेलिस्ट बन चुकी है गाइज, आप सब कुछ देख सकते हो। ठीक है, तो कल जो है हमने इतना कवर किया था। आज हम बात करेंगे राज्य व्यवस्था की। ठीक है, तो पहले के पार्ट देख लेंगे। अगर आज आप चैनल से नए जुड़े हैं तो पहले के पार्ट देख ले, तभी आज आपको ये पार्ट 3 जो है समझ आएगा। और प्लेलिस्ट इसकी जो है बनी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य व्यवस्था। कुषाण शासकों ने महाराजा धीराज की गौरवपूर्ण उपाधि जो है धारण की थी। क्वेश्चन आ सकता है कि किन शासकों ने महाराजा धीराज की गौरवपूर्ण उपाधि धारण की थी। तो कुषाण शासकों ने की थी। और शकों और कुषाणों ने इस भावना को जो है बढ़ावा दिया कि जो राजा है वो देवता का अवतार होता है। कुषाण शासक क्या कहलाते थे? कुषाण शासक देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी और जो अपने शासक को स्वर्ग का पुत्र कहते थे, तो इसीलिए चीनियों ने इनको क्या कहा है? कुषाणों को देवपुत्र कहा है। कुषाणों ने राज्य शासन में क्षत्रप प्रणाली चलाई थी। कौन सी प्रणाली चलाई थी? कुषाणों ने क्षत्रप प्रणाली को जो है इन्होंने चलाया था। और जो साम्राज्य है वो अनेक क्षत्रपियों यानी कि उप राज्यों में विभक्त कर दिया और प्रत्येक क्षत्रपी एक एक क्षत्रप के शासन में छोड़ दिया गया। ठीक है, तो क्षत्रप प्रणाली आप कुषाणों से रिलेटेड है, इस चीज को आप याद रखोगे। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कुछ अनोखी प्रथाएं प्रारंभ की गई, जैसे 2 आनुवंशिक राजाओं का संयुक्त शासन। ठीक है, जैसे देख लीजिए, जैसे पिता हो गया फिर उसका पुत्र हो गया, तो 2 आनुवंशिक राजाओं का संयुक्त शासन, जिसमें एक ही समय पर एक ही राज्य पर 2 शासकों का शासन हो सकता था। तो ये किसके टाइम पीरियड में हुआ है भाई? ये हुआ है कुषाणों के टाइम में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। यूनानियों ने सेनानी शासन मिलिट्री गवर्नरशिप की जो परिपाटी चलाई थी। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि किसने सेनानी शासन की परिपाटी चलाई थी? तो यूनानियों ने सेनानी शासन की परिपाटी चलाई थी। और इसके जो शासक थे वो सेनानियों की नियुक्ति करते थे। जो शासक होते थे वो किसकी नियुक्ति करते थे? वो सेनानियों की नियुक्ति करते थे। जो यूनानी भाषा में क्या कहा गया है? उसको स्ट्रेटोगोस कहा गया है। क्या कहा गया है इसे? स्ट्रेटोगोस इसको कहा गया है, ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे हम इनके धार्मिक विकास की। एक आया था राजदूत, वो था यूनानी हेलियोडोरस। हेलियोडोरस ये आया था, कहाँ पर आया था? ये आया था एमपी में। और किस जगह पर आया था? ये आया था विदिशा में, और वर्तमान में जो विदिशा जिले का मुख्यालय है इसमें ये आया था। और ईसा पूर्व लगभग 2री सदी के मध्यों में ये वासुदेव की आराधना के लिए एक स्तंभ बनवाया था इसने, हेलियोडोरस ने। और वासुदेव से इसने विष्णु का बोध होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। हेलियोडोरस का नाम किससे संबंधित है? एमपी से। एमपी में विदिशा से। जो डोरस है यूनानी राजपूत था। इसका संबंध वासुदेव से है, वासुदेव का विष्णु से है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। प्रख्यात यूनानी एक शासक था जिसका नाम था मीनांडर। वो क्या हो गया था? वो बौद्ध हो गया था। और बौद्धाचार्य नागसेन उर्फ नागार्जुन के ये साथ हुआ। उसका प्रश्नोत्तर मौर्योत्तर काल के बौद्धिक इतिहास का एक प्रमुख स्रोत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुषाण जो शासक थे वो किसके उपासक थे? तो कुषाण शासक शिव और बुद्ध दोनों के ही उपासक थे। तदनुसार कुषाण मुद्राओं पर हमें इन दोनों देवताओं के क्या मिलते हैं? चित्र मिलते हैं। तो एक एक लाइन में आपका एक एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बौद्ध महायान संप्रदाय का उद्भव हुआ।
आंध्र प्रदेश के नागार्जुनकोंडा के मठ क्षेत्रों से अत्यधिक मात्रा में हमें सिक्के मिले हैं। तपस्वी की तरह जीवन व्यतीत करने वाले हमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों के दैनिक जीवन की नियमों में सरलता आई है। अब ये क्या करने लगे हैं, ये सोना और चांदी का क्या करने लगे हैं, प्रयोग करने लगे हैं। कौन करने लगे हैं, ये कुषाण करने लगे हैं और ये मांस खाने लगे हैं और उत्तम जो हैं कपड़े पहनने लगे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। बौद्ध धर्म का एक नया रूप क्या कहलाया है, ये आपका नया रूप कहलाया है महायान। और बौद्ध धर्म में आपको मूर्ति पूजा का आरंभ होने से मूर्ति पूजा ब्राह्मण समुदायों में भी मानने लगे थे। महायान का उदय होने पर बौद्ध धर्म का पुराना शुद्धचारी जो संप्रदाय था हीनयान, ये कहलाने लगा। जो पुराना था गाइज वो आप ध्यान रखोगे, पुराना तो था आपका हीनयान, ठीक है, और जो नया रूप था वो था महायान। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो कनिष्क था वो महायान का महान संरक्षक हो गया था। हम इस चीज़ को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बौद्ध धर्म को भी मानते, तो इसीलिए हमें ये सब पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। ठीक है, आपके दिमाग में आ रहा होगी हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों के ही उपासक थे। अब बात करेंगे हम कला की, तो कला की है गांधार और मथुरा शैली। कुषाण साम्राज्य ने विभिन्न शैलियों के प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों और अन्य कारीगरों को इकट्ठा किया। इस कला की नई शैलियाँ विकसित हुई। बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी गांधार और मथुरा शैली। मथुरा कला के जो सर्वप्रथम संरक्षक थे वो कौन थे, आपके कुषाण ही थे, जबकि सॉरी गांधार कला के जो संरक्षक थे वो शक और कुषाण दोनों थे। इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। मथुरा कला के तो थे कुषाण और जबकि गांधार कला के थे शक और कुषाण दोनों। गांधार कला यथार्थवादी, जबकि मथुरा कला कैसी थी, आदर्शवादी है। गांधार कला कैसी है, यथार्थवादी है, और मथुरा कला कैसी है, आदर्शवादी है। भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत गांधार का जो मध्य एशियाई और रोमन शिल्पकारों के साथ संपर्क हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप मूर्ति कला की एक नई शैली का उदय हुआ, जिसमें आपको बुद्ध की प्रतिमाएं भारत और रोम की मिश्रित शैली में जो है बनाई गई थी। ठीक है, तो इसी तरह से गांधार का उद्भव हुआ है। बुद्ध के बाल यूनान रोमन कला शैली में बनाए गए थे। ये आपसे क्वेश्चन किस तरह पूछा जा सकता है कि जो बुद्ध की प्रतिमाएं हैं वो किस किस की मिश्रित शैली में बनाई गई है, तो आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है। भारत और रोम की मिश्रित शैली से जो है बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई है। जो बुद्ध के बाल हैं वो किस कला शैली में बनाए गए हैं, देखिए बहुत डीप आ गया है। तो ये जो बाल हैं ये बनाए गए हैं यूनान और रोमन कला शैली से, जो हैं बुद्ध के बाल बनाए गए हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। गांधार कला का जो प्रभाव है वो कहाँ पर पहुंचा, मथुरा में भी पहुंचा है। ये देशी कला का क्या था, केंद्र था। मथुरा में बुद्ध की हमें बहुत अच्छी अच्छी अद्भुत प्रतिमाएं बनी हैं और इस जगह की ख्याति कनिष्क की शिरोहीन खड़ी मूर्ति को लेकर है। कनिष्क की एक मूर्ति है जिसको नाम है शिरोहीन खड़ी मूर्ति, जिसके निचले भाग में कनिष्क का नाम उत्कीर्ण है। इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कनिष्क का नाम नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, मूर्ति कला की जो मथुरा शैली जो है ईस्वी सन की आरंभिक सदियों में विकसित हुई है और इसकी लाल बलुआ पत्थर की मूर्तियां जो हैं हमें मथुरा के बाहर से भी मिली हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। महाराष्ट्र में क्या हुआ है, महाराष्ट्र में चट्टानों को काट कर सुंदर आपको बौद्ध गुफाएं जो हैं बनाई गई हैं। बौद्ध गुफाएं किससे बनी हैं, चट्टानों को काटकर बनी है। कहाँ बनी है, महाराष्ट्र में। और आंध्र प्रदेश में नागार्जुनकोंडा और अमरावती बौद्ध कला के महान केंद्र हो गए हैं, जहाँ बुद्ध के जीवन की हमें अनेक कथाएं पट्टों पर जो है चित्रित की गई हैं। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी जगह है, नागार्जुनकोंडा और अमरावती बौद्ध। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। बौद्ध धर्म से संबंधित जो सबसे पुराने पटचित्र हैं वो हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं, हमें मिलते हैं गया में, सांची में, भरहूत में। हमें ये जो है पटचित्र मिलते हैं जो ईसा पूर्व या दूसरी सदी के हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें आपने जो है शैली में जो आपको मैंने पढ़ाई है, गांधार और मथुरा शैली, इतना आपको जो है याद रखना है। अब बात करेंगे हम इनके साहित्य और विद्या की। काव्य शैली का जो पहला नमूना है वो हमें कहाँ मिलता है, रुद्रदामन का काठियावाड़ में जूनागढ़ अभिलेख, जिसको मैंने कल पढ़ाया था, जिसका टाइम पीरियड है 150 ईस्वी। और अश्वघोष को कुषाणों का संपोषण प्राप्त था। और जो ये अश्वघोष है ये कनिष्क का क्या था, राजकवि था।
और अश्वघोष ने ही बुद्ध की जीवनी, जिसको कहते हैं बुद्ध चरित्र, के नाम में ही लिखी। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की है? अश्वघोष ने की है। अश्वघोष कौन था? कनिष्क का राजकवि था। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। उसने सोंदरानंद नामक जो है एक काव्य भी लिखा था। अश्वघोष ने सोंदरानंद जो है एक काव्य लिखा, जो संस्कृत काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ करके भारतीय नाट्य कला के विकास में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे पर्दे का प्रचलन है ना, वो किसने स्टार्ट किया था? वो यूनानियों ने किया था। ठीक है, चूंकि पर्दा यूनानियों की देन थी, इसलिए वह यवनिका के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनानी, य से यवनिका। ठीक है, जो पर्दा है ये किसकी देन है भाई? जो नाट्य में हम यूज करते हैं वो देन है यूनानियों की। और इस पर्दे को, इसको क्या कहा जाता है? इसको यवनिका के नाम से जाना जाता है। वात्स्यायन का एक काम सूत्र धार्मिकेतर साहित्य का सबसे अच्छा उदाहरण है, ये याद रखेंगे। यह रति शास्त्र या काम शास्त्र की प्राचीनतम पुस्तक है वात्स्यायन की, जिसमें रति और प्रीति का जो है विवेचन किया गया है। ठीक है, चरक संहिता तथा भरत मुनि का नाट्य शास्त्र इसी काल में लिखा गया है। चरक संहिता और भरत मुनि। दूसरी सदी ईस्वी में हमें पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है। जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये सब आपके क्वेश्चन हैं। नागार्जुन जो थे वो किसकी राज्यसभा में थे? तो कनिष्क की में थे। और नागार्जुन ने प्रज्ञा पारमिता की रचना की थी, जिसने शून्यवाद, जरूर सुना होगा आपने, सापेक्षवाद, इसका भी प्रतिपादन किया गया है। तो प्रज्ञा पारमिता का भी आम नाम ध्यान रखोगे, नागार्जुन से रिलेटेड है। अब बात करेंगे हम इसके विज्ञान और प्रौद्योगिकी की। मौर्योत्तर काल में यूनानियों के संपर्क से खगोल और ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज़्यादा जो है प्रकृति हुई है। किस किस में हुई है? खगोल में हुई है और ज्योतिष में हुई है। संस्कृत ग्रंथों में हमें ग्रह नक्षत्रों के संचार संबंधी अनेक यूनानी शब्द मिलते हैं। यूनानी शब्द जो होरोस्कोप, संस्कृत में होरोशास्त्र हो गया है, जिसका अर्थ संस्कृत में है फलित ज्योतिष शास्त्र, यानी कि होरोस्कोप कहते हैं ना, होरोशास्त्र। यूनानी शब्द द्रकम भारत में अब क्या हो गया है? द्रम हो गया है। और यूनानी शासकों ने बाही लिपि चलाई थी और अपने सिक्के पर अनेक भारतीय रूपांक मोटिफ भी चलाए थे। यूनानियों की दी नहीं, ये बाही लिपि इन्होंने चलाई है। कुत्ते, मवेशी, मसाले और हाथी दांत की वस्तु यूनानी लोग यहाँ से बाहर भेजते थे। चरक संहिता में हमें अनगिनत वनस्पतियों के हमें नाम मिलते हैं, जिनसे हमें रोगों की चिकित्सा के लिए दवाइयाँ बनाई जाती थी। रोगों के इलाज में हमें प्राचीन भारतीय वैद्य लोग मुख्यतः किस पर निर्भर रहते थे? पौधों पर ही ये निर्भर रहते थे, जिन्हें संस्कृत में औषधि कहते हैं। और इससे बनी दवा क्या कहलाती थी? क्या कहलाती थी? वो कहलाती थी आपकी औषध। क्या कहलाती थी? औषध कहलाती है। चमड़े के जो जूते हैं उसको बनाने का प्रचलन भारत में सर्वसंभवतः इसी काल में हुआ है। चमड़े के जूते भारत में जो प्रचलित तांबे के कुषाणकालीन सिक्के जो हैं हमें रोमन सिक्कों की नकल के थे। ठीक है, और इसी प्रकार भारत में कुषाणों ने जो सोने के सिक्के जो ढलवाए थे वे रोमन स्वर्ण मुद्राओं की नकल थे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। जो तांबे के हैं वो भी रोमन सिक्कों की नकल थे, और जो सोने के सिक्के थे वो रोमन के स्वर्ण मुद्राओं की नकल थे। सन 2728 में रोमन सम्राट ऑगस्टस और 110-120 ईस्वी में रोमन सम्राट ट्राजन के दरबार में भारत से राजदूत जो थे भेजे गए थे। इन दोनों के नाम आप ध्यान रखोगे, अगस्टस और ट्राजन। इस काल में शीशे के काम पर विदेशी तकनीकी और तरीकों का विशेष रूप से प्रभाव पड़ा है। शीशे के काम पर पड़ा है विदेशी तकनीकी और तरीकों का। अब बात करेंगे हम इनके शिल्प की, व्यापार की, नगर की। ये नियोजन कैसे था इनका? शकों का, कुषाणों का, सातवाहनों का तथा प्रथम तमिल राज्यों का युग प्राचीन भारत के शिल्प और वाणिज्य के इतिहास में बहुत पीक लेवल पर था, चरमोत्कर्ष पर था। दीर्घ निकाय में लगभग हमें 24 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख मिलता है। बहुत होते हैं भाई, 24 प्रकार के जो हैं व्यवसायों का उल्लेख मिलता है। और महावस्तु में राजगीर में होने वाले 36 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख मिलता है। तो इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है कि दीर्घ निकाय में कितने हैं? 24, और महावस्तु में राजगीर में होने वाले कितने हैं? आपके 36 प्रकार के जो हैं व्यवसायों का उल्लेख मिलता है। मिलिंद पन्हो या मिलिंद प्रश्न में हमें 75 व्यवसायों का वर्णन मिला है।
और तेलंगाना तथा करीमनगर के गांव में हमें बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार, इन सभी के हमें टोलों में ये रहते थे। आपके शिल्प की बात करें तो सोना, चांदी, सीसा, टिन, तांबा, पीतल, लोहा, रतन, ये 8 शिल्प थे। और इनकी जो तकनीकी ज्ञान है उसमें बहुत ज़्यादा प्रगति हो चुकी थी। और अनेक उत्खनन स्थलों पर हमें कुषाण और सातवाहन कालीन स्तरों में लौह शिल्प की वस्तुएं हमें बहुत मात्रा में प्राप्त हुई हैं। करीमनगर और नालगोंडा जिलों में हमें हथियारों के अतिरिक्त तराजू की डंडी मिली है। हमें मूठ वाले फावड़े मिले हैं, कुलाड़ियाँ मिली हैं, हंसियाँ मिली हैं, फाल मिले हैं, उस्तरा है, करछुल है। ये सारी चीज़ें हमें किसकी मिली हैं? हमें लोहे की वस्तुएं मिली हैं। कपड़ा बनाने की अगर बात करें, रेशम बुनने की बात करें, अस्त्रों और गिलास की वस्तु के निर्माण में भी इसमें इस टाइम में बहुत ज़्यादा प्रगति हुई है। और मथुरा शाटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र के निर्माण का जो है केंद्र हो गया था। कौन सा? शाटक। ठीक है। तमिलनाडु में अगर बात करें तो तिरुचिरापल्ली नगर के उपांतवर्ती उरेयूर में ध्यान रखेंगे, उरेयूर में हमें ईंटों का बना रंगोई का होज प्राप्त हुआ है। उरेयूर में ईंटों का बना रंगाई का होज प्राप्त हुआ है। और इसके अतिरिक्त हमें अरिकमेडु में भी इस प्रकार के होज मिले हैं। ठीक है, उरेयूर में भी मिले हैं, अरिकमेडु में भी मिले हैं। और इन क्षेत्रों में हमें करघे पर कपड़ा बुनने का व्यवसाय हममें बहुत ज़्यादा प्रचलित था। विलास की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले शिल्पों में हमें हाथी दांत का काम उल्लेखनीय है। विलास की वस्तुओं में सिक्कों की ढलाई महत्वपूर्ण शिल्प थी। यहाँ सोने, चांदी, तांबे, कांसे, सीसे, पोटीन के विभिन्न प्रकार के सिक्के बनाने के लिए सभी प्रसिद्ध थे। पक्की जो मिट्टी होती थी जिसको आप टेराकोटा कहते हो, उसकी सुंदर मूर्तियां भी यहाँ पर बनती थी जो विशाल मात्रा में यहाँ पाई गई हैं। और ये लगभग सभी कुषाण और सातवाहन स्थलों में ये हमें मिलती हैं, टेराकोटा की सुंदर मूर्तियाँ। और जो मूर्तियाँ हैं अधिकतर नगर निवासी उच्च वर्गों के लिए जो है ये बनाई जाती थी। इससे हमें ये प्रमाण मिलता है। जो शिल्पी होते थे वो आपस में संगठित होते थे और उनके संगठन का नाम क्या कहलाता था? वो कहलाता था श्रेणी। क्या कहलाता था? श्रेणी। और इस काल के शिल्पियों में कम से कम 24-25 जो है श्रेणियां प्रचलित थी, बहुत थी भाई। ठीक है। और इस काल की सबसे बड़ी आर्थिक प्रक्रिया भारत और पूर्वी रोमन साम्राज्य के मध्य फलता फूलता आपका व्यापार था। परिवार बोल रही थी मैं व्यापार था। और आरंभ में यह व्यापार अधिकतर स्थल मार्ग से होता था क्योंकि जल मार्ग इतना प्रचलित नहीं हुआ था उस समय। लेकिन ईसा की पहली सदी से व्यापार मुख्यतः समुद्री मार्ग से होने लग गया था। ईसा की प्रथम सदी के आरंभ के आसपास मॉनसून के रहस्य का हमें पता लग गया, जिसके कारण अब जो नाविक थे वो अरब सागर के पूर्वी तटों से लेकर पश्चिमी तटों तक की यात्रा अत्यधिक कम समय में तय कर सकते थे। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो कि हमें मॉनसून की जानकारी अब हो गई थी। ठीक है, अब बात करेंगे हम इनके विदेशी व्यापार की। रोमनों ने सबसे पहले देश के सुदूर दक्षिण हिस्सों में से व्यापार आरंभ किया था और इसलिए उनके सबसे पहले हमें सिक्के जो मिले हैं वो तमिल राज्यों के मिले हैं। अगर विदेशियों की बात करते हैं तो जो सबसे पहले हमें सिक्के मिले हैं वो तमिलों के मिले हैं। रोम के लोग मुख्यतः जो है मसालों का आयात करते थे और जिसके लिए उस समय दक्षिण भारत उस समय बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। वे मध्य और दक्षिण भारत से मलमल, मोती, रतन और माणिक्य का क्या करते थे? आयात करते थे। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। लोहे की जो वस्तुएं विशेषकर बर्तन रोमन साम्राज्य में भेजी जाने वाली महत्वपूर्ण वस्तुएं थी। मोती, हाथी दांत, रतन, पशुओं की गिनती, विरासता की वस्तु में जो है ये की जाती थी। भारत से सीधे भेजे जाने वाली वस्तु के अतिरिक्त हमें कुछ जो वस्तुएं हैं चीन और मध्य एशिया से भारत आती हैं और फिर रोमन साम्राज्य के पूर्वी भागों में भेजी जाती है। ठीक है, तो हम आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं। देखिए अभी भी आपका ये रहता है। ठीक है, 10 बज गए हैं क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी करना चाहती थी। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं इसे, कोई बात नहीं, कंटिन्यू कर लेते हैं। 10 मिनट की बात है क्योंकि और लेक्चर बनाना था। चलिए, रोम के लोग जो थे आपके भारत को शराब के दोहते कलश और मिट्टी के अन्य प्रकार के पात्र भेजते थे। ये वस्तुएं आपको पश्चिम बंगाल के तामलुक, पांडेचारी के निकट अरिकमेडु और दक्षिण भारत के कई स्थानों से हमें खुदाई में मिली है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है।
रोम से भारत आई हुई वस्तु में जो सबसे प्रसिद्ध थी, सबसे महत्वपूर्ण थी, वो थी रोमन सिक्के। और ये किसके होते थे? ये सोने और चांदी से बने होते थे। मैं आपको बता दूं, अगर आज चैनल से नए जुड़े हैं वो आप, कि मैं जो है कॉलेज में लेक्चरार हूँ, ठीक है। मैं हिस्ट्री की लेक्चरार हूँ। मैं हासिल से बिलोंग करती हूँ, तभी थोड़ा सा यूँ होता है कि हाँ मैं कहीं लेट ना हो जाऊँ, क्योंकि सुबह की प्रिपरेशन करनी होती है तभी, ठीक है। रोमन लेखक जो हैं आपके प्लिनी ने 70 ईस्वी में लैटिन में लिखे नेचुरल हिस्ट्री में अपने विवरण में एक दुख प्रकट किया है प्लिनी ने, कि भारत के साथ व्यापार कर रोम अथवा अपना स्वर्ण भंडार जो है लुटाता जा रहा है। यानी कि रोम की गति बहुत धीमी पड़ गई थी भाई। पश्चिम के लोगों को भारतीय गोल मिर्च इतनी प्रिय थी कि संस्कृत में गोल मिर्च का नाम ही वो यमन प्रिय पड़ गया, ठीक है। और भारतीय प्रायद्वीप में आपके पाए गए जो रोमन सिक्के हैं और पात्रों की बहुतायत से इसमें संदेह नहीं रह जाता है कि रोम के साथ व्यापार में भारत लाभ की स्थिति में था। उनको ऐसा कुछ भी मतलब नहीं दिखता। अंतोतगोतवा रोम को भारत के साथ गोल मिर्च और इस्पात के माल का व्यापार जो है यहाँ पर बंद करना पड़ा। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखोगे। अब बात करेंगे हम मुद्रा अर्थव्यवस्था की। जो कुषाण थे वो मध्य एशिया से सोने को प्राप्त करते थे। रोम से संपर्क के फलस्वरूप कुषाणों ने दिनार सदृश स्वर्ण मुद्राओं को जारी किया, और जो गुप्तों के शासनकाल में बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ। स्वर्ण मुद्राओं का जो प्रयोग था वो रोजमर्रा के लेन देन में नहीं होता होगा। ये लेन देन सीसे, पोटीन और तांबे के सिक्कों से चलते थे। जो डेली में हम चीज़ें यूज़ करते हैं वो सोने का यूज़ नहीं करते थे भाई उस समय। सीसे, पोटीन और तांबे के सिक्कों से जो डेली का काम होता था। आंध्रों ने दक्कन में सीसे और पोटीन के सिक्के बड़ी संख्या में जारी किए हैं, तो इस चीज़ से अंदाज़ा वो लगा रहे हैं। अब बात करेंगे हम शहरी बस्तियों की। बिहार के अनेक पुरस्थल हैं, जैसे आपके चिरांद हैं, सोनपुर हैं, बक्सर हैं। आदि पूर्वी और उत्तरी प्रदेश के अनेक पुरस्थल है, जैसे कि आपके खेराडी हैं, मासोन हैं। ये कुषाण काल में बहुत ज़्यादा समृद्ध थे। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट आपके श्रृंगवेरपुर है, सोहगोरा है, भीटा है, कौशाम्बी है। आपके पश्चिमी जिलों में आपके अतरंजी खेड़ा हैं, और कई अन्य जो स्थल है वो कुषाण काल में बहुत उन्नति पर थे। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुषाण काल के अन्य जो बताए गए आपके भौतिक अवशेषों से हमें ये पता लगता है कि नगरीकरण उत्कर्ष पर पहुंच गया था। सबसे महत्वपूर्ण नगर उस समय का जो था वो था उज्जैनी। इसका मतलब इसलिए था कि क्योंकि यहाँ से गोमेद या अगेट कह लो, इंद्रगोप, कानियल पत्थरों का जो है निर्यात होता था। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उत्खननों से हमें इस चीज़ का आभास होता है कि 200 ईसा पूर्व के बाद वहाँ पर मणि या मनके बनाने के लिए गोमेद, इंद्रगोप्त और सूर्यकांत जैस्पर रत्नों का काम बड़े पैमाने पर यहाँ होता था। सातवाहन काल में पश्चिमी और दक्षिणी भारत में आपको तगर, तेर जिसको कहते हो, पैठन, धान्य कटक, अमरावती, नागार्जुनिकोंडा, भड़ोच, सोपारा, अरिकमेडु, कावेरीपट्टनम, ये सभी आपके सातवाहन काल के बहुत ही समृद्ध नगर थे। कुषाण और सातवाहन साम्राज्यों में नगरों की उन्नति इसलिए हुई कि रोमन साम्राज्य के साथ उनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, जिसके बारे में मैंने आपको अभी पढ़ाया है। भारत रोमन साम्राज्य के पूर्वी भाग और मध्य एशिया के साथ भी व्यापार करता था, और भारत में अधिकतर जो कुषाण थे वो नगर मथुरा से कहाँ तक जाते थे? तक्षशिला। मथुरा से आपके तक्षशिला जाने वाले पश्चिमोत्तर भाग या उत्तरापथ पर पड़ते थे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो इस तरह आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सातवाहन युग। तो कैसा लगा ये सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी अब ज़रूर लाइक ज़रूर करके जाएं, शेयर आप मैक्सिमम करें आपके जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं। सब्सक्राइब का रेड बटन आप इसको ज़रूर दबाएं, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आपको मॉर्निंग में आपको 8 बजे ये वीडियो रोज़ मिलेगी। ये सीरीज़ हम कंटिन्यू रखेंगे। डेली आपको 8 बजे ये वीडियो ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो बस आप प्लेलिस्ट को ज़रूर विज़िट कीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आप सबके लिए प्लेलिस्ट है, क्योंकि मैं आपको जो ये बुक करवा रही हूँ ये आपको 6 से 12 तक की बुक करवा रही हूँ। महेश वर्णवाल की जो बुक है ये मैं आपको जो है करवा रही हूँ। बहुत ही ये इम्पोर्टेंट आप सबके लिए है, ठीक है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो
बहुत अच्छी बुक है और इसी तरह आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प कीजिए, बहुत उम्मीद है मुझे और आप मेरा सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।